हेलो स्टूडेंट्स। पूर्व के वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुच्छेद 29-30 में जो हमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। भारत के सभी नागरिकों को हमारे संविधान के द्वारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। यह भी कह दिया गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के समय संदर्भ में मूल, वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो धार्मिक ये संस्कृति का अधिकार है, ये 5वें मूल अधिकार के रूप में हमारे भारतीय संविधान में इसको स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार देता है और यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। अब आता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का क्या संरक्षण है। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत के जो सुदूर अंचल में ऐसी अनेक आदिवासी जातियां बसती हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति होती है, इसकी सुरक्षा भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उक्त उपबंध किया गया है। यहाँ पर एक बात और उल्लेखनीय है कि न्यायिक निर्णय के अनुसार भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार नागरिकों के सभी वर्गों को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सभी को प्राप्त है। क्लियर है बिल्कुल। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार के बारे में बताया गया है। इनके अनुसार ऐसी किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है, किसी नागरिक को प्रवेश देने में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा। अब है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बारे में संविधान द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को जहां अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। एक केस है इसमें, सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य के केस में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्था के प्रशासन के अधिकार में प्रबंधन समिति के गठन का, शिक्षण के माध्यम को निश्चित करने का तथा शैक्षणिक व प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 30(2) राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में विभेद का निषेध करता है। इसके अनुसार राज्य किसी शिक्षण संस्था को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। यहाँ ये ध्यान देने बात है कि अनुच्छेद 30(1) तथा अनुच्छेद 29(2) के अधीन है। मतलब अनुच्छेद 30(1) जो है वो अनुच्छेद 29(2) के अधीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की हमने बात करी थी कि भाई धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो
इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ग द्वारा अगर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है तो उसमें जो प्रवेश है वो इनमें किसी भी मतभेद का अधिकारी नहीं होगा। क्लियर है बिल्कुल। तो 30(1) अनुच्छेद 29(2) के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि राज्य पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था में किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर इनकार नहीं किया जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार नागरिक तथा अनागरिक, इंडियन सिटीजन और एनआरआई दोनों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 29 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। क्लियर है। दोबारा से बता देती हूँ कि अनुच्छेद 29 के ये है कि वो अल्पसंख्यकों को किसी भी आधार पर किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। 30 है शिक्षा संबंधी अधिकार कि वो कहीं भी उसको किसी भी वर्ग द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था में किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये जो अधिकार हैं, ये जो अनुच्छेद 30 द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 29 यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों के जो संरक्षण से संबंधित सिद्धांत अधिकार है वह ओनली केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। क्लियर है बिल्कुल। अनुच्छेद 30 नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 29 केवल मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अब इसमें कुछ व्याधियां हैं या व्यावृत्ति है जिसको कह सकते हैं, वो कहलाती हैं सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, कुछ विधियों की व्यावृत्ति। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान करता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को निरस्त करके संपत्ति का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उसको अनुच्छेद 300 के भाग 12 के अंतर्गत रखा गया है। इसका अर्थ ये है कि इस संशोधन के बाद जो संपत्ति का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार हो गया है, जिसे साधारण विधि बनाकर नियमित किया जा सकता है। इसमें क्या खास बात है कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था, 31 क, ख तथा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। अनुच्छेद 31 के संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति के बारे में है। अनुच्छेद 31 है कुछ अधिनियमों एवं विनियमों के विधि मान्यकरण के बारे में है। इसके तहत अनुसूची 9 को शामिल में जो अधिनियम और विनियमों को ये संरक्षण प्रदान करता है। भूमि सुधार जो विधियों की व्यावृत्ति है वो इस प्रकार है कि अनुच्छेद 31 यह उपबंधित करता है कि यदि किसी संपदा या उससे संबंधित अधिकार का राज्य द्वारा अर्जन की जाने वाली किसी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। लेकिन अनुच्छेद 31 क का मुख्य उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन करने के लिए पारित विधियों की वैधता को न्यायालय में चुनौती देने से संरक्षित करना था, किंतु बाद में इसमें अनेक आर्थिक विधियों को भी शामिल कर लिया गया। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा 31 क में संशोधन कर संपदा जो वर्ड यूज किया था पहले 1951 में, उसके अर्थ को और भी अधिक विस्तृत कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो संपत्ति के अधिकार को जो 300 क में शामिल किया गया, विधियों को से सीमित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना था, जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किया गया। लेकिन धीरे धीरे 17वें संविधान संशोधन द्वारा जो एसेट है, संपदा और शब्द का अर्थ बहुत व्यापक तरीके से
लिया जाने लगा। इसमें यह है कि अनुच्छेद 31 ख अनुच्छेद 31 क की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि अनुच्छेद 31 ख के तहत किसी भी मौलिक अधिकार, न कि सिर्फ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करने वाली, बल्कि अनुसूची 9 में शामिल विधियों को संरक्षित किया गया है। प्रारंभ में नवी अनुसूची में कुल 64 भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया था, लेकिन समय समय पर संविधान द्वारा इसमें संशोधन करके इस अनुसूची में विभिन्न अधिनियमों को शामिल किया गया। वर्तमान में अनुसूची 9 में कुल 284 अधिनियम शामिल हैं। एक बात और यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी कि कुछ नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में भी कुछ विधियों की व्यावृत्ति है। जैसे 31 ग कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों के बारे में व्यावृत्ति है। इसे 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया। जैसे कि यदि राज्य द्वारा अनुच्छेद 39 ख तथा ग में दिए गए निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि उससे अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 का प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अनुच्छेद 31 ग में यदि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं, तो उसे इस तरह से चुनौती नहीं दी जा सकती है। 25वें संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि यदि वो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 14 और 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों को अगर कहीं भी सीमित करते हैं, तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 ग में संशोधन कर अनुच्छेद 39 ख एवं ग में दिए गए निर्देशक तत्वों के स्थान पर भाग 4 में दिए गए सभी अथवा किसी निर्देशक तत्वों की शब्दावली को रखा गया है। इसका तात्पर्य यह है, यदि राज्य भाग 4 में उल्लिखित सभी या किन्हीं निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कोई ऐसी विधि बनाता है जिससे अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन होता है, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग के इस संशोधन को आधारभूत ढांचे को नष्ट करने वाला बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव बनाम भारत संघ 1980 के मामले में असंशोधित अनुच्छेद 31 ग को संवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि अनुच्छेद 31 ख और ग वो इनमें जो संशोधन किए गए हैं, चाहे वो 25वां संविधान संशोधन हो या ये जो केसेस की हमने चर्चा करी, तो इनका अर्थ यह है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 या 19 का विरोध कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।